नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके फायदेमंद जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सबसे पहले देता हूं। हमारा जब क्लर्क्स अपग्रेडेशन कैडर चला था क्लास 2 से 1 के लिए, तो वो चला था आरटी सेंटर हैदराबाद में, क्लर्क्स ट्रेनिंग स्कूल में, सीटीएस में। तो वहां पर एक सूबेदार धामे साहब हुआ करते थे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे। तो उनकी एक कही हुई बात बहुत मुझे याद है, बहुत जहन में मैंने बिठा रखी है उस बात को। और उनका कहना था कि कुक में और क्लर्क में, जो कुक का और क्लर्क का एब्रीविएशन होता है, उसमें एक ही लेटर का फर्क होता है और वो होता है एल। कुक का एब्रीविएशन फौज में लिखा जाता है सी के और क्लर्क का लिखा जाता है CL के। तो तुम लोगों में सिर्फ एल का फर्क है और वो एल होता है लेटर। जी हां, लेटर यानी कि रूलिंग। तो लेटर्स के आधार पे ही हमेशा जो भी काम करना, लेटर्स के आधार पे करना। तो हमेशा मैं आपको जब भी जानकारियां देता हूं, मेरे साथ कुछ ना कुछ लेटर्स होते हैं, या तो फिर कुछ और जानकारियां देता हूं जिसमें लेटर नहीं होता, तो प्योर जस्टिफिकेशन होता है। बिल्कुल समझ में आ जाए, जस्टिफाइड हो, ऐसा जस्टिफिकेशन होता है। तो उसी के बेस पर मैं अपने जानकारियां आप सबको देता हूं दोस्तों। और दोस्तों, मैंने कुक का एग्जांपल दिया, कई सारे कुक ट्रेड के भी शायद मेरे व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, बुरा ना माने, लेकिन ये एक कहने की बात थी। वो हमें समझाने के लिए ऐसे बोलते थे कि अगर आपको लेटर्स की जानकारी ना हो तो आप भी कुक हैं, तो इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। तो इस तरीके से वो समझाते हैं, इसलिए लेटर की महत्व को मैं समझता हूं, इसलिए आपको जानकारियां देता हूं तो लेटर्स के आधार पर ही देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA ने कर दिया क्लियर, भत्तों में बढ़ोतरी 50% DA में होगी या 50+% में। देखें लेटर। जी हां दोस्तों, अभी मीडिया में भी, कई सारे न्यूज़पेपर में भी और कई सारे सोशल मीडिया में भी यह बात चल रही है कि जो भत्तों में बढ़ोतरी होनी थी वो 50% पार होने पर होनी थी, यानी कि 50% पहुंचने पर नहीं। तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए CGDA को लेटर निकालना पड़ा। तो लेटर निकाला गया है, चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो 20 मई 2024 का लेटर है, और ये लेटर जारी किया गया रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA द्वारा। और ये लेटर दोस्तों 50% DA हो जाने के बाद जो अलाउंसेस की बढ़ोतरी है उसको तस्दीक करता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में और मीडिया में यह खबर वायरल हो रही है दोस्तों कि 50% पहुंचने से जो है अलाउंसेस की बढ़ोतरी नहीं होगी, 50% के ऊपर जब पहुंच जाएगा DADR तब जाकर के ही अलाउंसेस में बढ़ोतरी होगी। तो CGDA को सामने आना पड़ा और उस बात को क्लैरिफाई करना पड़ा है। देखिए यहां पर आप जैसे देख पा रहे हैं, इसका हेडिंग है रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ HRA विथ DA रेट्स इंक्रीज टू 50%। यानी कि HRA के बारे में ये लेटर, जो कहीं ना कहीं 50% DA में HRA बढ़ेगा या 50% से ज्यादा में बढ़ेगा, उस बात को क्लैरिफाई करता है। जहां क्लियरली लिखा हुआ है, a few references have been received in this headquarters regarding revision of rates of HRA. The matter has been examined and it is clarified that rates of HRA for X, Y and Z cities of Z category class of cities may be revised to 30%, 20% and 10% respectively with effect from 1 January 2024 based on the increase in DA rates to 50%। यानी कि दो टूक है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि 50% पहुंचने की वजह से बढ़ेगा, ना कि 50% से ऊपर जाने से बढ़ता है। हो चुका है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड्स ने की पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई। OROP 1 में 9,429, 7वें पे कमीशन में 24,233 और OROP 2 में 24,825 और पूरा एरियर। जी हां दोस्तों, आज भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको OROP 1 का, 7वें पे कमीशन का, OROP 2 का फायदा नहीं मिला हुआ है। यह एक विडंबना है, क्योंकि विडंबना इसलिए है कि CPPC या PCDA या रिकॉर्ड ऑफिस के बीच में तालमेल करने के लिए बहुत सारे ऐसे कमियां हैं, जिस वजह से पेंशनर तक जानकारियां भी नहीं पहुंच पाती और उनको सटीक पेंशन नहीं मिल पाता। बहुत ज्यादा संख्या में शायद पेंशनर्स नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी कम संख्या में भी ऐसे पेंशनर हो जिनको उनका ऑथराइज पेंशन ना मिल रहा हो, तो ये बहुत दुखद बात है। तो ऐसे ही पेंशनर्स अभी सोशल मीडिया में मिली जानकारियों से जागरूक हो रहे हैं और वो अपना पेंशन ले रहे हैं, सटीक पेंशन ले रहे हैं।
ऐसा ही एक लेटर है रिकॉर्ड ऑफिस का, उसको दिखा के आपको समझाता हूं। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, 24 अप्रैल 2024 का लेटर है। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। आप इस लेटर को देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे पेंशनर्स के साथ कई सालों से कम पेंशन देने का वाकया चल रहा है। आपके साथ भी हुआ हो सकता है। समझिए इस लेटर को, आखिर इस लेटर में महत्वपूर्ण क्या है। ये देखिए जो लेटर है, ये लेटर एड्रेस किया गया पीसीडीए को, और इस लेटर में महत्वपूर्ण बातें क्या लिखी गई है देखिए। रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है, इट इज इंटीमेटेड दैट ऑन स्क्रूटिनी ऑफ पीसीडीए पी प्रयागराज सर्कुलर नंबर 555, ये ओआरओपी 1 का है, 570 सातवें पे कमीशन का है, ऑफ ओआरओपी 1 एंड सर्कुलर 666 यानी कि ओआरओपी 2 का। इट इज ऑब्जर्व दैट नंबर फलाना हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार हरबंस लाल शर्मा इज गेटिंग लेस सर्विस पेंशन एज पर पीसीडीए पी प्रयागराज सर्कुलर 666 टेबल नंबर 7 ऑफ ओआरओपी 2। डिटेल्स आर गिवन बिलो। यानी कि दोस्तों 24 अप्रैल 2024 के डेट में भी पेंशनर को सही पेंशन नहीं मिल रहा है। उनका नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए क्योंकि वो एमएससीपी नायब सूबेदार हैं, और उनको पेंशन कितना मिलना चाहिए था, ओआरओपी 1 में मिलना चाहिए था 9,429 रुपए, और सातवें पे कमीशन में उसका 2.57 लगा करके बनता है 24,233 रुपए, और ओआरओपी 2 में उसको अगर हम रिवीजन देखें तो 24,825 रुपए 24 साल के नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए। जबकि पैराग्राफ नंबर 3 में क्या बोला गया है देखिए, हाउएवर इंडिविजुअल गेटिंग सर्विस पेंशन ऑफ ₹22,257, यानी कि देखिए जिनको 24,825 मिलना चाहिए उनको मिल रहा है 22,257 रुपए, और कब मिल रहा है, अप्रैल 2024 तक ये मिल रहा है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका रिवीजन अभी भी बचा हुआ है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, धूमिल होती इक्वल एमएसपी की आस, क्या होगा इक्वल एमएसपी का अब? क्या 7 सीपीसी में जो ग्रेड पे के साथ हुआ था, अगली बारी एमएसपी की है? आप सबने कल भी शायद एमएसपी को लेकर के इंतजार किया, अच्छा कुछ ना कुछ निकल के आएगा। मैं भी ये सोच रहा था कि कम से कम सुनवाई तो होगी, रिजल्ट तो एक दिन में आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम सुनवाई होगी, अगला डेट मिलेगा। लेकिन सुनवाई हुए बगैर ही अगला डेट हमें मिल गया, मैटर के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि अंदर से बहुत सारी बातें निकल के आई है, जज साहब ने कुछ बोला है, जज बदल जाएंगे, या तो फिर मैं उस पर शायद जजमेंट नहीं दे पाऊंगा, कुछ ऐसी बातचीत चली है। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं करता मैं, लेकिन दो टूक अगर कहें तो सुनवाई नहीं हुई, अगला डेट मिल गया 10 जुलाई 2024 का, क्योंकि बीच में जो है सिविल केसेस में, सिविल कोर्ट्स में जो है छुट्टियां हैं गर्मियों की। तो दोस्तों अब ऐसे में एक सवाल होता है, क्या अब इक्वल एमएसपी की आस धूमिल होती जा रही है? क्या इक्वल एमएसपी का, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल को छोड़ दिए, मिलिट्री सर्विस पे का भी क्या वही हाल होगा जो ग्रेड पे का हुआ था? सातवां पे कमीशन जब लागू हुआ था, ग्रेड पे बेसिक में मर्ज करके आगे ग्रेड पे का सिस्टम खत्म हो गया था। तो क्या 8वें पे कमीशन में क्या एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे जितना भी मिल रहा है 5200, 10,800 और 15,500, क्या वो भी बेसिक में मर्ज होके कहीं 8वें पे कमीशन के बाद मिलिट्री सर्विस पे नाम का कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली हालत तो नहीं हो जाएगी? ये मैं सोच रहा हूं, आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, एंट्री लेवल पे का रक्षा मंत्रालय का आदेश समझें, सबको लागू है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और XYZ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के हो आप, जो भर्ती कर रैंक है सिर्फ उसको ही एंट्री लेवल पे लागू है। कई सारी जानकारियां निकलती है कि नायक को भी एंट्री लेवल पे लागू है, सूबेदार को भी लागू है, ऑनरेरी कैप्टन को भी लागू है, ऐसे भी जानकारियां निकलती है। तो ऐसे जानकारियों से बचिए। आपको अभी मैं रक्षा मंत्रालय का वो लेटर दिखाऊंगा जिसमें सभी बातें लिखी हुई है, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी वो लेटर दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई की गई है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का ये लेटर है जो कि 25 मार्च 2021 का लेटर है, लेकिन ये लेटर एंट्री लेवल पे को बिल्कुल साफ साफ क्लियरली नोटिफाई करता है दोस्तों, और किन किन को लागू है, ना सिर्फ आर्मी वालों को, एयरफोर्स, नेवी में भी एंट्री लेवल पे लागू है। ये सारी बातें इस लेटर में लिखी हुई हैं। आगे मैं समझाता हूं, टेबल समझाता हूं कि किन किन रैंक को ये लागू है। ये देखिए दोस्तों, क्लियर है। इंडियन आर्मी में किन को लागू है? जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, यानी कि जिनको हम मास्टर जी बोलते हैं, या स्पोर्ट्समैन, या तो सर्वे के जो हवलदार हैं, या तो ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर जो होते हैं, जो सीधे हवलदार रैंक में भर्ती होते हैं, उनको लागू है एंट्री लेवल पे। उसके बाद रिलीजियस टीचर एंड कैटरिंग जेसीओ, जो सीधे नायब सूबेदार में भर्ती होते हैं, उनको लागू है एंट्री लेवल पे। उसके बाद इंडियन नेवी की बात करें, डायरेक्ट एंट्री आर्टिफिसर्स फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर्स,
ये उनको लागू है। आर्टिफिशियल रैंक में जो भर्ती होते हैं उनको लागू है, और स्पोर्ट्समैन जो एक्टिंग पेटी ऑफिसर में भर्ती होते हैं उनको भी एंट्री लेवल पे लागू है। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो सर्जेंट में भर्ती होते हैं उनको लागू है एंट्री लेवल पे। और बाकी ऑल सर्विसेज में यानी कि सिपाही में जो भी एयरमैन हो या जो सेलर हो या सिपाही हो उनको सभी को एंट्री लेवल पे लागू है दोस्तों। लेकिन कंडीशन यही है, 1 जनवरी 2006 के पहले के भर्ती होने चाहिए। 1 जनवरी 2006 में भी उनको सिपाही, एयरमैन या सेलर रैंक में होना चाहिए, या जिस रैंक में वो भर्ती हुए, ये देखिए ये वाले रैंक, जिस रैंक में वो भर्ती हुए उसी रैंक में होने चाहिए। और उनका फिक्सेशन जो अमाउंट बताया गया है उस अमाउंट से कम में हुआ होना चाहिए। तो देखिए एयरफोर्स नेवी में भी एंट्री लेवल पे लागू है दोस्तों। अब इस लेटर के साथ एक और लेटर है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिस लेटर को इस लेटर के साथ जारी किया गया है। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिवीजन का जो है लेटर है, ये देखिए फाइनेंस डिवीजन का लेटर आगे, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर है। यही वो लेटर है एंट्री लेवल पे के ऊपर जो लेटर है दोस्तों। फाइनल आदेश यही था जिसके बेस पर एंट्री लेवल पे का भुगतान हुआ था। आप लेटर क्लियरली यहां देख पा रहे हैं। यानी कि दोस्तों एंट्री लेवल पे जो है ना तो नायक को लागू है, ना तो नायब सूबेदार से ऊपर सूबेदार या सूबेदार मेजर को लागू है। यानी कि जिस जिस रैंक में एंट्रियां होती हैं, जिस जिस रैंक में भर्तियां होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रैंक्स को लागू है, जैसे इस टेबल में आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो आप सबने अभी लेटर देखा दोस्तों, जिससे ये क्लैरिफाई होता है कि एंट्री लेवल पे यानी कि भर्ती के समय का पे का एनोमेली को सही करने के लिए इस एंट्री लेवल पे को लागू किया गया था। तो आप भी एलिजिबल हैं तो आप भी जरूर कार्रवाई करें। हालांकि आपको बता दूं 2021 में अगर अक्टूबर महीने तक आप सर्विस में थे तो उनको तो मिल चुका है, उससे पुराने रिटायरीज ने कार्रवाई करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।